ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನವರೇ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദി ശങ്കരട്ടെ അദ്വൈതവും ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ദാർശനികത്വം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യോഗ വിദ്യയും ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രവും കുമാരനാശൻ വല്ലത്തോൾ എന്നിവരുടെ കവിതയും മന്നത്തു പദ്മനാഭന്റെ സംഘാടനാ കൃത്തം പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു മഹാപുണ്യമായി കരുത്തുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ മലയാളികൾ എനിക്കു നൽകിയ സഹകരണം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിയൊക്കെല്ലട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അവിയലും സംഭാരവും കാലനും തോരണവും നൽകുന്ന രുചി കേരളത്തിലേക്കു എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന കേരളത്തിൽ ജനകിക്കുവാൻ സദിച്ഛാ നിങ്ങളെ अभिवादन ये उन भाइयों बहनों, ये ईश्वर की भूमि, गॉड्स ओन कंट्री, ये सुनने पर कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या कारण है कि ईश्वर की इस भूमि से लाखों नौजवानों को पलायन करना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ता है, घर गांव यार दोस्त ये छोड़ करके लाखों की तादाद में नौजवानों को ये ईश्वर की भूमि छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? केरल की इस दुर्दशा के लिए क्या बीजेपी जिम्मेवार है? क्या बीजेपी जिम्मेवार है? क्या बीजेपी जिम्मेवार है? तो कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? भाइयों बहनों, यहां पर बारी बारी से ऐसी जुगलबंदी बनाई है, ऐसी जुगलबंदी कि 5 साल तुम राज करो, फिर 5 साल मैं आ जाऊंगा, फिर 5 साल तुम आ जाना. ये मिली भगत है, मिली भगत. एक बार यूडीएफ तो दूसरी बार एलडीएफ, एक बार एलडीएफ तो दूसरी बार यूडीएफ. ये क्रम लगातार चल रहा है और आकर के एक दूसरे के पाप को छिपाने के लिए सरकारों का उपयोग किया जाता है. अब केरल के नागरिकों से मैं प्रार्थना करने आया हूं. 60 साल तक आपने ये प्रयोग देखे हैं और इन प्रयोगों का परिणाम ये हुआ है कि यहां के नौजवानों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है. कब तक इन लोगों को हमने झेलना है? कब तक हमारे इस पवित्र भूमि को इन 2 गुटों के द्वारा नोच देने का अधिकार देना है, लूटने का अधिकार देना है, बर्बाद करने का अधिकार देना है? कब तक देना है? कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है. उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ सत्ता हथियाने का साधन है. डेमोक्रेसी के प्रति उनकी न आस्था है न उनका कमिटमेंट है. और इसलिए वो हमेशा यही सपना देखते हैं कि चाहे केरल हो चाहे हिंदुस्तान हो, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे, यही उनका सपना है ताकि उनकी गाड़ी चलती रहे.
और ये कम्युनिस्ट पार्टी जब जब चुनाव आता है तो बड़ी ठेकेदार बनकर के निकल पड़ती है और कम्युनिस्टों को देश स्वीकार नहीं करेगा, ये उनको पता है। तो वो थर्ड फ्रंट की बातें हवा में फैलाने का हर चुनाव के पहले एक ड्रामेबाजी करते हैं। आपने यूडीएफ का मिसरूल देखा है, आपने एलडीएफ का थर्ड फ्रंट की कथाएं सुनी है और इसलिए आज मैं केरल से अनुरोध करने आया हूं, कभी इन सारी बातों को भूलो, थर्ड फ्रंट को भूलो। अब केरल के लिए जरूरत है थर्ड अल्टरनेट की। थर्ड अल्टरनेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। यूडीएफ और एलडीएफ पर्दे के पीछे उनके रिश्तों का राज क्या है, ये यहां की घटनाओं को देखें तो पता चल जाता है। ये यूडीएफ और एलडीएफ ये शैडो बॉक्सिंग में बड़े माहिर है। वो नुरा कुश्ती करते हैं, नुरा कुश्ती। जैसे टीवी पर हम वो WWF देखते हैं ना, वैसा उनका ये नुरा कुश्ती का खेल चल रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं और बड़े गंभीर आरोप लगा करके कहना चाहता हूं, अगर यूडीएफ और एलडीएफ की मिली भगत न होती तो चंद्रशेखर की हत्या को पकड़ने में कोताही नहीं बरती जाती, चंद्रशेखर की पत्नी को मैदान में लड़ाई के लिए आना न पड़ता। और इसलिए मैं केरल की सभी माताओं बहनों को आज प्रार्थना करने आया हूं कि पूरी शक्ति के साथ चंद्रशेखर की पत्नी के साथ खड़े हो जाओ और उसको न्याय दिलाने के लिए हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। ये उनकी नुरा कुश्ती, इनकी शैडो बॉक्सिंग, ये दुनिया के सामने लाके रख देना चाहिए। जय कृष्णा मर्डर केस किसके भलाई के लिए लिपापोती हो रही है? जय कृष्णा मर्डर केस को क्यों दबाया जा रहा है? क्या ये उनकी नुरा कुश्ती का, शैडो बॉक्सिंग का उदाहरण नहीं है? भाइयों बहनों, मराठ के दंगे, मराठ राइट्स, उसके पीछे कौन गुनहगार है? क्यों उनकी बातों को दबा दिया गया है? क्यों केरल की जनता के सामने सच नहीं लाया जा सकता? इसलिए कि उनकी नुरा कुश्ती चल रही है, उनका शैडो बॉक्सिंग चल रहा है और इसी के कारण सत्य छुपाए गए हैं। आए दिन हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने वाले लेफ्टिस्ट, झूठ फैलाने में माहिर लेफ्टिस्ट, अपप्रचार की आंधी चलाने वाले माहिर लेफ्टिस्ट, आप सारी दुनिया को सवाल पूछते हो। आज मैं केरल की धरती पर आपको सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, क्या ये सच नहीं है कि जब हिंदुस्तान क्विट इंडिया मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहा था तब ये कम्युनिस्ट पार्टी या लेफ्टिस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध नहीं किया था क्या? जब इतिहास की उन बातों को जानते हैं, माथा शर्म से झुक जाता है। द ओनली पार्टी केम फॉरवर्ड टू गिव ब्लड टू ब्रिटिश सोल्जर्स शॉट इंडियंस कॉल्ड महात्मा गांधी एज ए फ्रॉड सन ऑफ वर्धा। यही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग हैं। For 10 years hosted black flag on Independence Day after 1947. यूपीए 1 जब बनी थी तब लेफ्टिस्ट का सहकार लेकर के सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, जरा कान खोल करके सुन लो, यही लेफ्टिस्ट लोग थे जिन्होंने कहा था they called नेहरू एज ए bootlegger of ब्रिटिश। यही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, देश विरोधी काम करने में डूबे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उन्होंने नेताजी सुभाष बाबू को कहा था दे कॉल्ड नेताजी एज द वॉचडॉग ऑफ जापानीज। ड्यूरिंग 1962 चाइनीज वॉर, EMS told why fight for this barren land which China and India claims to be? That's when India cannot feed their people. हमारे देश के लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे हो, हम चाइना से लड़ने के लिए क्यों जा रहे हो? ये भाषा ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बोल रहे थे।
केरल में इतनी वर्षा होती है, इतना पानी है, फलद्रुप भूमि है, 50% से ज्यादा भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है। ये केरल की भूमि की दुर्दशा हो गई, केरल की एग्रीकल्चर की दुर्दशा हुई। उसका कारण ये है कि यही लेफ्टिस्ट है, दे ऑपोज मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द स्टेट। भाइयों बहनों, सारी दुनिया जानती है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी ने पूरे विश्व को 40 साल के भीतर भीतर बदल दिया है। हजारों साल में दुनिया जितनी तेजी से नहीं बदली थी, उससे अनेक गुना तेजी से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण सारी दुनिया बदल गई। लेकिन यही केरल की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, यहां के लेफ्टिस्ट लीडर थे, उनको केरल के नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं थी। बदलती हुई दुनिया में हिंदुस्तान कहां खड़ा हो इसकी परवाह नहीं थी, और इसलिए यही लेफ्टिस्ट लोग हैं, दे अपोज कंप्यूटर। नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। नाउ AKG सेंटर एंड लेनिन सेंटर आर फुल ऑफ कंप्यूटर। खुद के लिए तो कंप्यूटर चाहिए, लेकिन केरल के नौजवानों के हाथ में कंप्यूटर नहीं जाना चाहिए। ये खेल इन्होंने खेले हैं। इतना ही नहीं, भारत को पीछे रखने के षड्यंत्र में डूबा हुए लेफ्टिस्ट लोग, जब हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आ रहा था, तो वो कहने से नहीं कतराए कि जिन्होंने एक कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आया, उसको करने वालों को अमेरिकन स्पाई कहने का पाप यही लेफ्टिस्ट लोगों ने किया था। भाइयों बहनों, इससे भी जरा दुख की बात यह है, जब 9/11 की घटना घटी, देश परेशान था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने डेरा तंबू ताड़ दिए थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। और उस समय केरल का एक सपूत उन्नी कृष्णन लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। उस उन्नी कृष्णन के लिए डॉग कहने का पाप यही केरल के नेताओं ने किया था। भाइयों बहनों, जिनकी सोच हिंदुस्तान को तबाह करने की है, जिनकी सोच केरल का भविष्य न देखने की है, ऐसे लोगों पर कब पर भरोसा करोगे। और इसलिए भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की जनता जाग गई। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको वहां से भगाया है। अब समय की मांग है कि केरल हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ताकतों को केरल की मिट्टी से मिटा दे। भाइयों बहनों, अगर हमें केरल का विकास करना है, अगर हमें हिंदुस्तान का विकास करना है, तो हमारी विकास यात्रा को 3 मजबूत पिलर पर हमें खड़ा करना होगा। हमारी आर्थिक रचना 3 मजबूत पिलर पे खड़ी करनी होगी। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। इन तीनों को बराबर विकास के दायरे में इस पिलर को मजबूत नहीं करेंगे तो हम भारत की आर्थिक स्थिति को गति नहीं दे सकते हैं। स्पर्धा के युग में हम दुनिया में खड़े नहीं हो सकते हैं। आप मेरे कहिए किसान भाइयों बहनों, केरल जैसे प्रदेश में उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड, 50% लैंड आज बेकार पड़ी है। उसको जोता नहीं जाता, खेत में उत्पादन नहीं होता, किसान जोतने को तैयार नहीं, किसान बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। लेकिन केरल की सरकार को, दिल्ली की सरकार को केरल की फर्टाइल लैंड का उपयोग उत्पादन के लिए करने की जरा सी भी परवाह नहीं है। इतना ही नहीं,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। सरकार सरकार में फर्क क्या होता है? अच्छी सरकार क्या करती है और जनता के लिए जो जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, जिनको जनता की परवाह नहीं है, वो लोग कैसी सरकार चलाते हैं, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 1998 में गुजरात ने और केरला ने एक साथ एक निर्णय किया था और वो निर्णय था एलएनजी टर्मिनल का। केरल में एलएनजी टर्मिनल लगाना था, गुजरात में एलएनजी टर्मिनल लगाना था। भाइयों बहनों, 98 में दोनों का एक साथ निर्णय हुआ। 2004 में गुजरात में एलएनजी टर्मिनल काम करना शुरू कर दिया। और भाइयों बहनों, कोची में 98 में सोचा गया था, उस एलएनजी टर्मिनल को बनते बनते 2014 आ गया। 2014 आ गया। इतना ही नहीं, गुजरात में एलएनजी टर्मिनल 2000 करोड़ में बन गया। कोची का एलएनजी टर्मिनल 4500 करोड़ रुपीस के लागत से बना। आप मुझे बताइए, केरल का कितना नुकसान हुआ, देश का कितना नुकसान हुआ? अच्छी सरकार होती है तो क्या करती है, और भद्दी सरकार होती है तो क्या करती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, अगर आज से 10 साल पहले यहां एलएनजी टर्मिनल हो गया होता तो केरल की गैस बेस्ड इकोनॉमी बनती, केरल के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचता, और अगर पाइपलाइन से गैस पहुंचता तो एक कांग्रेस के नेताओं को 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर के ये सपने दिखाने की जरूरत न पड़ती। आज गुजरात में गैस एक रॉ मटेरियल के रूप में ऊर्जा के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन करके आज गुजरात की सेवा में एक गैस काम आ रहा है, और आप 10 साल पीछे रह गए। भाइयों बहनों, तीसरा क्षेत्र है सर्विस सेक्टर। आज पूरी दुनिया आउटसोर्सिंग कर रही है। दुनिया के समृद्ध देशों के पास मैन पावर नहीं है, स्किल मैन पावर नहीं है, वे आउटसोर्स कर रहे हैं। आईसीटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है। चाइना जॉब फेयर का बिड़ा उठाया है। चाइना दुनिया भर से जॉब चाइना में हड़प करने की कोशिश कर रहा है। हमारे केरल के पढ़े लिखे, अंग्रेजी जानने वाले, बुद्धिमान नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, और आउटसोर्स के काम के लिए हिंदुस्तान की सरकार के पास कोई एग्रेसिव प्रोग्रेसिव नीति नहीं है। और केरल की सरकार को सर्विस सेक्टर के इस महत्वपूर्ण काम के लिए कोई सोच तक नहीं है। भाइयों बहनों, सर्विस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है टूरिज्म। आज हिंदुस्तान में टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया को आकर्षित करने की ताकत केरल में है। परमात्मा ने केरल को इतना सब दिया है कि सारी दुनिया केरल में आने के लिए मजबूर हो जाए, इतनी ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर मुड़ चुका है। सारा विश्व प्राकृतिक उपचार की तरफ आकर्षित हो रहा है। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे केरल की परंपरागत ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हो, सारी दुनिया अपने आप उन जगह की तलाश में है जो उनको होलिस्टिक हेल्थ केयर के कंसेप्ट को सुविधा दे, संतोष दें। केरल के पास सब कुछ है, लेकिन क्या भारत सरकार, क्या केरल सरकार
इस उत्तम अवसर को भुनाने में सफल हुई है। ये हेल्थ टूरिज्म, इसके लिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण कहीं पैदा हो सकता है तो केरल में पैदा हो सकता है, लेकिन सर्विस सेक्टर के इस टूरिज्म के महत्व को नहीं समझा जा रहा है। भाइयों बहनों, टूरिज्म के लिए केरल में रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी इतनी संभावना पड़ी है। 125 करोड़ देशवासियों का बहुत बड़ा अगर मार्केट देखा जाए, वे 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो कन्याकुमारी में जाकर के विवेकानंद केंद्र देखना चाहते हैं, वो त्रिवेंद्रम में उतर करके उनको कन्याकुमारी जाना सुविधाजनक लगता है। सबरीमाला के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है। भाइयों बहनों, 3.5 करोड़ की जनसंख्या उस केरल में सबरीमाला की यात्रा के लिए 4 करोड़ यात्री आते हैं। एक प्रकार से पूरा साउथ इंडिया, महाराष्ट्र से लेकर के नीचे बड़ी अपार भक्ति के साथ सबरीमाला में लोग आते हैं। लेकिन कोई मुझे बताए, व्यवस्था के नाम पर कुछ किया इन लोगों ने? अटल जी की सरकार में एक मंत्री थे जगमोहन जी, उन्होंने जिस प्रकार से वैष्णो देवी का निर्माण किया, आज पूरे देश के लोगों को वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा में सुविधा महसूस होती है, तिरुपति में सुविधा महसूस होती है। ऐसा कौन सा कारण है, आपकी ऐसी कौन सी राजनीतिक विचारधारा है जो हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों की आस्थाओं को कुचलने का काम करती है और सबरीमाला को अपमानित करती है, वहां आने वाले लोगों को मजबूरी की जिंदगी जीने के लिए परेशान करती है? ऐसी विचारधारा किस काम की है? मैं कभी कभी हैरान हूं कि भारत सरकार जो टूरिज्म को प्रमोशन करना चाहती है, सारी दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस, इतना बड़ा ह्यूज बिजनेस की संभावनाएं पड़ी है। पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा ये विश्व व्यवसाय है। इनक्रेडिबल इंडिया, दुनिया भर में एडवर्टाइजिंग किया जाता है। मैं आज पूछ रहा था कि इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टाइजमेंट में कहीं सबरीमाला की एडवर्टाइजमेंट देखी है क्या भाई? सबरीमाला की एडवर्टाइजमेंट आती है क्या? एक तरफ तो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें होती है, लेकिन दूसरी तरफ जिस सबरीमाला में 3.5 करोड़ जनसंख्या वाले केरल में 4 करोड़ लोग आते हैं, न उसका प्रचार प्रसार होता है, न वहां व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। भाइयों बहनों, अकेला सबरीमाला केरल की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। भाइयों बहनों, आज से 25-30 साल पहले जरा कोई मक्का की कल्पना करो। एक छोटा सा स्थान था, व्यवस्थाएं नहीं थी, यात्री आते थे जाते थे, लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन पिछले 30 साल में मक्का में श्रद्धा रखने वालों ने मक्का का ऐसा डेवलपमेंट किया है, आधुनिक शहर के रूप में अगल बगल में व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है, और आज दुनिया से करोड़ों करोड़ों लोग मक्का पहुंचते हैं और अरबों खरबों डॉलर मक्का की धरती पर खर्च किया जाता है। क्या हिंदुस्तान में चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे सबरीमाला हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे रामेश्वरम हो, पूरे विश्व के टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए एक नई दृष्टि के साथ हमारी शक्ति का पहचान करने का काम क्यों नहीं किया जा सकता? भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय की भी चर्चा करना चाहता हूं और मेरे दिल में बड़ा दर्द है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। मुझे बहुत चिंता भी है। भाइयों बहनों, कोई मुझे कहे कि घर में बेटा अगर गलत रास्ते पर चला जाता है, गलत साथियों को खोज लेता है, तो उसके माँ बाप चिंतित होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके माँ बाप उस रास्ते से उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं?
उसको बर्बादी के रास्ते से बचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई मां बाप ऐसा नहीं होगा जो अपना बेटा, अपनी बेटी ऐसे किसी रास्ते पर चले जाए तो उसको वापस लाने की कोशिश न करते हो। ऐसे कोई मां बाप नहीं होते हैं। भाइयों बहनों, सरकार की भूमिका भी मां बाप की होती है। उसके नागरिक, उसके राज्य के नौजवान अगर कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको वापस लाने का काम उस सरकार का रहता है। चिंतित होने की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर आरोप लगाता हूं, आज हिंदुस्तान में जितनी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, उन आतंकवादी घटनाओं में अगर कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसकी सुराग कहीं न कहीं केरल में जाकर के मिलते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में बम ब्लास्ट हो जाए तो उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई नौजवान केरल की धरती का मिलता है। क्या भाइयों बहनों, हमने केरल के नौजवानों को ये आतंकवाद के रास्ते पर जाने देना है? क्या हमें केरल के नौजवानों को बम बंदूक की राजनीति करने के लिए मजबूर करना है? क्या हमें केरल के नौजवानों को हिंदुस्तान को लहूलुहान करने वाले पाप कर्म में भागीदार बनाना है क्या? भाइयों बहनों, हमें संकल्प करना होगा। हम केरल की इस गॉड की भूमि को, परमात्मा की भूमि को खून से रंगने वाले लोगों को उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे। यह आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक जागरूकता की जरूरत है। गलत रास्ते पर गए नौजवानों को वापस लाने की जरूरत है। मुझे चिंता हो रही है, हमारा ये प्राण प्रिय केरल प्रांत आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पता नहीं कब किस दिशा में चला जाए और कितनी बड़ी बर्बादी होगी। भाइयों बहनों, मैंने केरल आने से पहले फेसबुक पर, ट्विटर पर मैं लोगों को पूछता रहता हूं कि मैं वहां जाने वाला हूं, आपका क्या सुझाव है, मुझे क्या बात करनी चाहिए। और हिंदुस्तान से लाखों लोग मेरे फेसबुक पर आकर के, ट्विटर पर आकर के मुझे अपनी बात बताते हैं। एक बात खास करके केरल की महिलाओं ने मुझे जो लिखी है और उन्होंने आग्रह किया है कि मोदी जी आप केरल में आए, इस विषय पर जरूर बोलिए। और इसलिए मैं इस विषय को यहां कहना चाहता हूं। हमारे केरल की माताएं, बहनें इस बात से चिंतित है कि यहां का नौजवान शराब और ड्रग की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। केरल की माताओं बहनों ने ये जो चिंता जताई है कि उनके बच्चे शराब और ड्रग्स की दुनिया में फंस रहे हैं, वो माताएं बहनें आंसू बहा रही हैं। जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं सार्वजनिक रूप से उन माताओं बहनों का आभारी हूं कि उन्होंने इस गंभीर समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं सब माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, संगठित होकर के, सक्रिय होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाइए। केरल सरकार को मजबूर कीजिए। आपके संतानों को न आतंकवाद के रास्ते पर जाने दें। आपके संतानों को शराब और ड्रग की दुनिया में फंसने से बचाएं। हमारे केरल के युवा धन को हम बचाएं। अगर देश केरल के युवा धन को बचा लेगा तो कल मेरा केरल बच जाएगा। कल मेरा केरल बच जाएगा तो मेरा हिंदुस्तान भी बच जाएगा। इसलिए बहुत भावना के साथ, बहुत इमोशनल होकर के मैं केरल की माताओं बहनों को बाहर आने के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको अनुरोध करता हूं, आइए केरल के नौजवानों को हम मिलकर के बचाएं। भाइयों बहनों, मेरी केरल में इस प्रकार की पहली सभा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन समुंदर की लहरों और ये मानव सागर की लहरों के बीच जरा स्पर्धा चल रही है। समुंदर चीख चीख करके कह रहा है हम ज्यादा ताकतवर हैं,
कि ये भीड़ ताकतवर है, ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं। मैं केरल की भारतीय जनता पार्टी को, मैं केरल के नागरिकों को उनकी इस जागरूकता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरी यहां नजर जाती है, माथे ही माथे दिखते हैं, वहां तो दूर तक मैं देख भी नहीं पाता हूं। जहां नजर पहुंचे माथे ही माथे नजर आते हैं। ऐसा विराट जनसागर ये परिवर्तन का संकेत लेकर के आया है, हवा का रुख दिखाता है। भाइयों बहनों, केरल में कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ हो चुका, बहुत हो चुका। अब केरल की चुनाव नहीं है, अब चुनाव दिल्ली का है। क्या हम एक प्रयोग कर सकते हैं? हम केरल के लोग सोचे, आप बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सोचिए केरल में जो सरकार है चलती है, चलने दो, लेकिन दिल्ली में आप एक थर्ड अल्टरनेट पर सोचिए। आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पूरा केरल समर्थन करें और फिर दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार केरल का कितना भला करती है और केरल में बैठी हुई केरल की सरकार कितना भला करती है, दोनों के बीच में हिसाब किताब हो जाए, विकास की स्पर्धा हो जाए। हम आपकी भलाई के लिए काम करें, वो भी आपकी भलाई के लिए काम करे। मैं दावे से कहता हूं, जो काम पिछले 60 साल में उन्होंने नहीं किया, वो काम मैं 60 महीने में करके दूंगा। भाइयों बहनों, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूं। हवा का रुख क्या है वो मुझे भी पता चलता है, और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में सरकार भाजपा की बनना तय है। ये हमने नहीं, देश की जनता ने फैसला कर लिया है। सवाल 100 दिन का है। 100 दिन के बाद दिल्ली का तख्त पलट जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली तो बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन वो सरकार केरल को भी लगना चाहिए कि दिल्ली की सरकार केरल ने बनाई है। ये मौका जाने मत दीजिए। भाइयों बहनों, मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? ചോദ്യം उत्तरम तरणम। हाथ दोनों ऊपर करके जवाब देंगे। രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉത്തരം തരില്ലേ? दिल्ली में सरकार भाजपा की बननी चाहिए। दिल्ली में सरकार भाजपा की बननी चाहिए। क्या केरल के बिना बननी चाहिए? केरल के बिना बननी चाहिए तो केरल उसमें होना चाहिए। दिल्ली की सरकार केरल ने बनानी चाहिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार बनानी है, लेकिन केरल दिल्ली की सरकार बनाए, ये सपना लेकर के मैं आज आपके पास आया हूं। आज केरल ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। आज दोपहर को मैं कोचीन में था, अभी तिरुवनंतपुर में हूं। केरल का प्यार, आप लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूं। भाइयों, इस बार दिल्ली की सरकार केरल बनाएगा। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आपने उत्साह और उमंग दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं केरल का विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। 2 मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, वंदे। पूरी ताकत चाहिए, चारों तरफ से गूंज चाहिए भाइयों। सागर को भी लगे कि यहां जन सागर ललकार रहा है। वंदे वंदे वंदे।